एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें 19वीं सदी के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां टेहा की सौतेली माँ एक मास्क वाले आदमी को जहर देते हुए कहती है कि टेहा के शादी के दिन उसे ये जहर पिला दो। टेहा को बचपन से ही दिल की प्रॉब्लम है, तो अगर वो अचानक से मर भी गया तो किसी को शक नहीं होगा और टेहा की मौत से ही मेरा फायदा होगा। ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि योनवू को जो डाउट था कि टेहा की मौत जहर की वजह से हुई है, वो डाउट सही है, क्योंकि टेहा की मौत के पीछे उसकी सौतेली माँ का ही हाथ था। पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि योनवू और टेहा कॉटेज में होते हैं जब टेहा को सांस लेने में दिक्कत होती है और योनवू उसके शर्ट के बटन खोल देती है ताकि वो सांस ले पाए, और उतने में योनवू की नज़र टेहा के चेस्ट पे जाती है जिसपे उसे एक निशान दिखता है। ये निशान देखकर योनवू शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे चंद की कही हुई बातें याद आती है कि उसका डेस्टिनी फिर से एक बार रिपीट हो सकता है। और योनवू सोच में पड़ जाती है कि क्या 2023 के टेहा को भी 19वीं सदी के टेहा की तरह ही दिल की बीमारी है, और क्या 2023 का टेहा उसी का पति है, उसी का टेहा है। उतने में वहाँ पे होंगा जाता है जो टेहा और योनवू को लेकर उनके घर ड्रॉप कर देता है, और टेहा इस पूरे हादसे के वजह से बेहोश हो जाता है। टेहा अपने बेडरूम में आराम कर रहा होता है और योनवू उसे धीरे से जाकर कहती है, मेरे पति, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और उतने में टेहा अपनी आंखें खोल देता है। योनवू टेहा के कमरे से बाहर चल के जा रही होती है, लेकिन टेहा उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और बाद में टेहा और योनवू मिलकर बात करते हैं। टेहा योनवू को अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे वो कॉटेज में जाने से डरता है क्योंकि वहीं पे उसकी मम्मी की मौत हुई थी, और कैसे उसके मम्मी के मौत के पीछे मिन का ही हाथ है। यहाँ पर फिर हमें टेहा के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेहा के मम्मी की मौत होने के बाद टेहा मिन से झगड़ता है। टेहा मिन पे चिल्लाता है कि तुमने ही मेरी मम्मी को मार डाला, मेरी मम्मी को वापस लाओ। तो मिन उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं किया। टेहा कहता है कि मैंने तुम्हें खुद मेरी मम्मी के कमरे के बाहर देखा। तो मिन कहती है कि तुमने मुझे देख लिया तो क्या हो गया, क्या तुम इसे प्रूव कर सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम फिर से अभी के टाइम में आ जाते हैं, जहाँ टेहा योनवू को बताता है कि कैसे इस हादसे के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो मिन के सामने कभी हार नहीं मानेगा, वो मिन के सामने कभी नहीं झुकेगा। और योनवू ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और टेहा को गले लगा लेती है। योनवू कहती है कि तुम्हें कॉटेज से डर लगता है, लेकिन फिर भी तुमने खुद की परवाह नहीं की और मुझे बचाने के लिए कॉटेज के अंदर आ गए। मुझे पता है कि तुम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे कंधों पे बहुत बोझा है, और मैं तुम्हारे परेशानियों को कम करने की कोशिश करूंगी। जो कुछ भी मैं 19वीं सदी में नहीं कर पाई, वो मैं 2023 में तुम्हारे लिए करने की कोशिश करूंगी। टेहा ये बातें सुनकर इमोशनल तो हो जाता है, लेकिन वो योनवू को कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच 19वीं सदी में क्या हुआ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। योनवू टेहा को बोलती है कि मेरे पति को बचपन से ही दिल की बीमारी थी और हमारे शादी के रात को ही मेरे पति की मौत हो गई। मैंने जब से तुम्हारे चेस्ट पे वो निशान देखा है, तब से मैं घबरा गई हूँ कि डेस्टिनी फिर से एक बार रिपीट हो सकती है और तुम्हारी भी मेरे पति की तरह ही मौत हो सकती है। टेहा कहता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, और वैसे भी इस डेस्टिनी वेस्टिनी में मुझे विश्वास नहीं है। यहाँ दादाजी के घर पे मिन हेरियोंग को पूछती है कि क्या तुम्हें कोई हर्बल मेडिसिन की दुकान पता है, मैं टेहा के लिए दवाई खरीदना चाहती हूँ। और हेरियोंग शॉक होकर पूछती है कि तुम टेहा के लिए दवाई खरीदना चाहती हो, तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम टेहा का ख्याल क्यों रख रही हो। मिन बोलती है कि कल रात टेहा कॉटेज में गया और तब से उसकी हालत खराब हो गई है, इसलिए मैं उसके लिए दवाई खरीदना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर दादाजी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनका पोता जो कॉटेज के नाम से भी घबराता था, वो खुद कॉटेज के अंदर चला गया। और वो मिन से पूछते हैं कि टेहा क्यों गया कॉटेज के अंदर। मिन बोलती है कि योनवू कॉटेज के अंदर थी, इसलिए टेहा भी अंदर गया। और दादाजी पूछते हैं कि योनवू कॉटेज के अंदर क्या कर रही थी, तो मिन बोलती है कि ये मुझे नहीं पता। यहाँ टेहा फिर से एक बार उस हिस्टोरियन के पास जाता है जिसने उसे कुछ एपिसोड्स पहले योनवू की फैमिली के बारे में बताया था, और इस बार हिस्टोरियन के पास योनवू के बारे में इंफॉर्मेशन है। हिस्टोरियन बताता है कि योनवू के पापा का नाम जेवॉन था और योनवू के लिए एक श्राइन बनाया गया था जिसपे लिखा था धार्मिक औरत। टेहा कंफ्यूज होकर पूछता है कि धार्मिक औरत, इसका क्या मतलब हुआ। तो हिस्टोरियन बताता है कि योनवू की शादी किसी ऐसे आदमी से हुई थी जिसे बचपन से ही कोई बीमारी थी, और इसी बीमारी की वजह से इस पति की उनके शादी के रात ही मौत हो गई। पुराने जमाने में जब भी कोई औरत अपने शादी के रात पे विधवा हो जाती थी तो उसे धार्मिक औरत कहा जाता था। और योनवू अपने पति को खोने के बाद इतनी डिप्रेस हो गई थी कि उसने कुएं में कूदकर अपनी खुद की जान ले ली। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकर टेहा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक योनवू ने उसे जो कुछ भी बातें बताई है वो एग्जैक्ट सेम बातें अब हिस्टोरियन भी उसे बता रहा है।
यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 4 की एंडिंग में जब योनवू चॉन का पीछा करते हुए जंगल में आ गई थी, उस वक्त उसे एक श्राइन दिखा था। इस श्राइन के पत्थर पे धार्मिक औरत लिखा गया था और ऐसा हो सकता है कि योनवू जब कुएं में गिर गई तो उसके फैमिली ने समझ लिया कि योनवू मर गई है और इसलिए उन्होंने ये श्राइन बनवा लिया और 2023 में आने के बाद योनवू ने खुद का ही श्राइन देख लिया। यहाँ ऑफिस में टेहा ने योनवू के लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदे होते हैं और वो योनवू को ये चॉकलेट्स देने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से उसके रास्ते में आ जाती है हाना। हाना इस चॉकलेट की बैग को देख लेती है और टेहा इस बात की वजह से इतना पैनिक हो जाता है कि वो हाना को ये बैग देते हुए कहता है कि सारे चॉकलेट स्टाफ के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तुम सब मिलकर ये चॉकलेट्स खाओ। और ये सीन दूर से योनवू देख रही होती है। हाना भी योनवू को देख लेती है और वो योनवू को एक बहुत गंदा लुक देती है, जैसे कि वो कह रही हो कि देखो तुम्हारा पति तो मुझे चॉकलेट्स दे रहा है। एनीवेज ऑफिस में जाने के बाद सब लोग हाना को पूछते हैं कि तुमने ये बैग कहाँ से लाया, तुम्हारी इस बैग में क्या है। तो हाना स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे ये गिफ्ट मिला है। ऑफिस में की एक औरत हाना की बैग खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे लग्जरियस चॉकलेट्स होते हैं। तो औरत कहती है वाओ हाना, तुम्हें जिसने भी ये गिफ्ट दिया है वो इंसान तुम्हें बहुत पसंद करता है। और यह बात सुनकर योनवू का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन हाना को बहुत मजा आता है। उतने में वहाँ पे मिन की असिस्टेंट आ जाती है और मिन की असिस्टेंट योनवू को मिन से मिलने लेके जाती है। मिन योनवू को कहती है कि तुमने टेहा के मम्मी के बारे में सुना ही होगा जिसकी मौत कॉटेज में हुई थी। टेहा को उस कॉटेज से नफरत है, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं था कि टेहा उस कॉटेज में जाने की हिम्मत करेगा। योनवू पूछती है कि तुम्हें पता है कि टेहा को इन सारी बातों से परेशानी होती है, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें टेहा के लिए जरा भी बुरा नहीं लगता। तो मिन हंसते हुए कहती है कि मैं तो सिर्फ टेहा की रिएक्शन देखना चाहती थी कॉटेज के अंदर जाने के बाद, मुझे उसके लिए बुरा क्यों लगेगा। योनवू बोलती है कि तुम कभी दूसरों का दर्द समझ नहीं पाओगी, तुमसे बात करके कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मिन उसे रोकते हुए कहती है कि ये दवाई अपने साथ लेकर जाओ, मैंने टेहा के लिए हर्बल मेडिसिन खरीदा है। तुम्हें तो पता ही होगा कि टेहा के मम्मी का दिल कमजोर था और यही बीमारी टेहा को भी है और इस मेडिसिन से टेहा को फायदा होगा। योनवू इस बात पे कुछ बोल ही नहीं पाती, वो सिर्फ इस दवाई की तरफ देखती रहती है। तो मिन हंसते हुए पूछती है क्यों, क्या हो गया, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैंने इस दवाई में जहर मिलाया होगा। उतने में वहाँ पे टेहा आ जाता है और वो योनवू को पकड़ के अपने साथ लेके जा रहा होता है और मिन उसे पूछती है कहाँ लेके जा रहे हो तुम, उसे हमारी बातें अब पूरी नहीं हुई है। तो टेहा उसे कहता है कि तुमने उस रात जो योनवू के साथ किया उसके बाद क्या तुम्हें सच में लगता है कि योनवू तुमसे बात करना चाहती है। मिन कहती है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने योनवू को कॉटेज में भेजा इसलिए तुमने कॉटेज में जाने की हिम्मत की। और टेहा कहता है हाँ थैंक्स, तुम्हारी उस हरकत की वजह से ही अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और टेहा योनवू को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। टेहा योनवू को पूछता है कि मिन ने तुम्हें क्यों बुलाया, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना। तो योनवू कहती है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। उतने में योनवू को कुछ बबल्स दिखते हैं तो वो इन बबल्स के पीछे भागना शुरू करती है और रास्ते में वो किसी से टकरा कर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन टेहा उसे पकड़ लेता है। टेहा कहता है देखो इसी वजह से मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है, अगर मैंने 1 मिनट भी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया तो तुम मुश्किल में फंस जाती हो, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। योनवू कहती है कि अगर तुम्हारी ये बातें किसी ने सुन ली तो उन्हें लगेगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो टेहा कहता है कि सुनने दो लोगों को, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। और ये बात कहकर टेहा खुद ही इतना शर्माने लगता है कि वो वहां से चला जाता है और योनवू बहुत कंफ्यूज होती है कि ये टेहा ने क्या ही कह दिया। यहाँ सावोल और होंग डिस्कस करते हैं कि कैसे टेहा और योनवू एक दूसरे को पसंद तो करते हैं लेकिन वो अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके बीच कोई रोमांटिक मोमेंट नहीं हुआ। इसलिए सावोल एक प्लान बनाती है जिससे योनवू और टेहा एक दूसरे के करीब आ सके। रात के वक्त सावोल योनवू को बहुत सारे स्नैक्स बना कर देती है और उसे अपने कमरे में भेज देती है और यहाँ होंग टेहा को ऑफिस में बिजी रख रहा होता है। सावोल फिर होंग को कॉल करती है और होंग ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि योनवू के साथ कुछ बुरा हो गया हो और टेहा ये बातें सुनकर पैनिक हो जाता है और जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं वैसे ही टेहा जल्दी से योनवू के कमरे में चला जाता है। टेहा के कमरे के अंदर जाने के बाद होंग दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है और सावोल पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देती है। टेहा योनवू को पूछता है कि ये लाइट्स कैसे बंद हो गई है, दरवाजा कैसे लॉक हो गया, मुझे होंग ने बताया कि तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है। और योनवू कंफ्यूज होकर कहती है कि मैं तो ठीक ही हूँ। योनवू के चेहरे पे स्नैक्स लगे होते हैं तो टेहा उससे मजाक में पूछता है कि तुमने ये स्नैक्स अपने चेहरे पे क्यों लगाए हैं, क्या तुम उन्हें बाद में खाने वाली हो। योनवू से कहती है कि तुम्हारी ये घटिया मजाक बंद करो और टेहा उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछता है कि मेरे घटिया मजाक। इस बीच योनवू बेड पे गिर जाती है और टेहा उसके ऊपर गिर जाता है। यहाँ सावोल होंग को कहती है कि देखो मेरा प्लान 100% काम करेगा, जब एक आदमी और एक औरत किसी अंधेरे कमरे में साथ होते हैं तो उनके बीच कुछ ना कुछ जरूर होता है। और होंग सावोल को कहता है कि हम दोनों भी तो साथ में बैठे हैं और सावोल होंग को किस कर लेती है।
यहाँ मिन के साथ काम करने वाला आदमी उसे आकर कहता है कि तुमने तो इस बार कमाल ही कर दिया, इस बार हम टेहा को खत्म कर देंगे। और मिन कंफ्यूज होकर पूछती है, मैंने क्या किया, क्या बोल रहे हो तुम? आदमी मिन को कहता है कि हम मीदाम के साथ मिलकर जो फैशन शो करने वाले थे उसमें से योनवू ने जो डिजाइन बनाए थे वो सारे इंटरनेट पे लीक हो गए हैं। इनफैक्ट योनवू के डिजाइन वाले कपड़े भी अब किसी ने बेचना शुरू कर दिया है। मिन बोलती है कि मैंने तो ये नहीं किया, लेकिन जिसने भी ये किया है वो योनवू से जरूर बहुत नफरत करता होगा। यहाँ टेहा और योनवू किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन बीच में होंग आ जाता है और होंग फिर टेहा को बताता है कि कैसे योनवू के डिजाइन्स इंटरनेट पे लीक हो गए हैं और कैसे कोई तो योनवू के बनाए हुए डिजाइन्स के कपड़े भी इंटरनेट पे बेच रहा है। होंग कहता है कि ये जरूर मिन का काम होगा, तो टेहा कहता है कि हाँ ये मिन का काम तो हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम इस वेबसाइट का IP एड्रेस चेक करो, ये किसने वेबसाइट बनाई है उसे ढूंढ के निकालो ताकि हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ रहे। अगले दिन ऑफिस में हाना योनवू पे चिल्लाती है कि तुम्हारे लापरवाही की वजह से हमारा प्रोजेक्ट खराब हो गया है, हमारा फैशन शो खराब हो गया है। तुम्हारी औकात ना होते हुए तुम्हें ये नौकरी मिली है ना, इसलिए तुम्हें एक भी काम ठीक से नहीं करना आता। योनवू को समझ तो नहीं आता कि उसके डिजाइन्स कैसे चोरी हो गए, लेकिन इस पूरी सिचुएशन की वजह से योनवू बहुत ज्यादा अपसेट होती है। बाद में योनवू और टेहा दादाजी से मिलने जाते हैं और योनवू बाहर रुकी होती है जब दादाजी और टेहा अकेले में बात करते हैं और दादाजी टेहा को बोलते हैं कि तुम इस मीदाम वाले प्रोजेक्ट को छोड़ दो, तुम ये प्रोजेक्ट किसी और को हैंडल करने दे दो। टेहा कहता है कि दादाजी मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो दादाजी चिल्लाते हैं कि तुम मुझे दादाजी मत बुलाओ, मैं एसएच कॉर्पोरेशन का चेयरमैन हूँ, तुम्हारी वजह से मेरे कंपनी का रेपुटेशन खराब हो गया है, तुमसे ये एक प्रोजेक्ट नहीं संभाला जा रहा तो आगे जाकर तुम मेरी कंपनी को कैसे संभालोगे? टेहा कहता है कि आप मुझे कितना भी डांट लो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं ही ये प्रोजेक्ट संभालूंगा। और दादाजी को इतना गुस्सा आता है कि वो चिल्लाते हैं कि तुम नालायक कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो। योनवू ये सारी बातें बाहर से सुन रही होती है और वो खुद को रोक नहीं पाती, इसलिए वो खुद दादाजी के सामने खड़ी होती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि दादाजी इसमें पूरी गलती मेरी है, इसमें टेहा की कोई गलती नहीं है, उसे प्लीज माफ कर दीजिए। दादाजी कहते हैं कि अच्छा तुम हो इस सब के पीछे, तुम्हारे वजह से हमारे कंपनी के बड़े लोगों को मैं अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा, तुम्हारे वजह से टेहा को नुकसान हो रहा है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी इस प्रोजेक्ट से पीछे हटो। टेहा कहता है कि हम दोनों भी इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। और टेहा योनवू को लेकर दादाजी के कमरे से बाहर आ जाता है। दादाजी को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी वॉकिंग स्टिक फेंक देते हैं और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि दादाजी का गुस्सा प्रोजेक्ट पे नहीं है, उनका गुस्सा तो इस बात पे है कि उनका पोता उनके कंट्रोल से बाहर जा रहा है और योनवू को डिफेंड कर रहा है। बाहर आने के बाद योनवू टेहा से माफी मांगते हुए कहती है कि ये सब मेरी गलती है, तो टेहा उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। और ये बात सुनकर योनवू फिर से एक बार खुश हो जाती है और वो फिर से एक बार नए डिजाइन बनाने में लग जाती है। कुछ दिनों बाद योनवू नए आउटफिट्स बना लेती है और मीदाम उसके काम से इम्प्रेस हो जाती है। मीदाम उसे कहती है कि तुम्हारी स्टिचिंग बहुत अच्छी और नीट है और मुझे ये भी पसंद है कि तुम हमेशा अपने कपड़ों में बटरफ्लाई की एम्ब्रॉयडरी करती हो। योनवू बोलती है कि ये सब मैंने मेरी मम्मी से सीखा है, मेरी मम्मी ने ही मुझे स्टिचिंग सिखाई और जब भी मेरा काम अच्छा नहीं होता था तो मेरी मम्मी मुझे डांटती थी। मुझे बचपन में मस्ती करना बहुत पसंद था, मुझे रोमांस नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था और मेरी मम्मी को मेरी इन हरकतों की वजह से बहुत प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे बटरफ्लाई कहती थी क्योंकि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ और इसीलिए मैं हमेशा मेरे डिजाइन्स में बटरफ्लाई को इंक्लूड करती हूँ। योनवू की ये बातें सुनकर मीदाम को कुछ तो रियलाइज होता है और योनवू के वहां से जाने के बाद मीदाम अपना कबर्ड खोलती है और उसमें से एक पुराने जमाने की डायरी निकालती है। इस डायरी में लिखा होता है कि आज मेरी बटरफ्लाई योनवू का बर्थडे है, उसके लिए मैंने नए कपड़े स्टिच किए हैं। मैंने योनवू को जो किताबें पढ़ने के लिए कही वो किताबें छोड़कर वो दिन रात सिर्फ रोमांस नॉवेल्स पढ़ती है। और ये डायरी पढ़कर मीदाम सोचने लगती है कि क्या ये डायरी योनवू के बारे में ही लिखी हुई है। एनीवेज एसएच कॉर्पोरेशन और मीदाम के फैशन शो वाला दिन आ जाता है, सारी अरेंजमेंट्स हो गई होती है, सारे कपड़े तैयार होते हैं, लेकिन मॉडल्स अभी तक आए नहीं होते। हाना टेहा को बताती है कि किसी ने मॉडलिंग एजेंसी को ईमेल भेजा कि हमारा आज का शो कैंसिल हो गया है, इसलिए कोई भी मॉडल आज के इवेंट के लिए नहीं आए है, लेकिन हमारे टीम में से ऐसा ईमेल किसी ने नहीं भेजा है। टेहा कहता है कि हमें कैसे भी करके नए मॉडल्स को अभी के अभी यहाँ लाना होगा, लेकिन कोई भी मॉडल एंड मोमेंट पे काम करने के लिए तैयार नहीं होती। ये खबर मिन तक पहुंच जाती है और मिन खुद टेहा के पास आकर कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी मॉडल्स की अरेंजमेंट कर सकती हूँ। और टेहा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मिन की हेल्प को एक्सेप्ट कर लेता है और मिन कहीं से तो मॉडल्स लेके आती है।
मॉडल्स आ जाती है, रैंप वॉक शुरू ही होने वाला होता है, लेकिन उतने में योनवू को रियलाइज होता है कि शो स्टॉपर वाले आउटफिट को किसी ने फाड़ दिया है। योनवू कंफ्यूज होकर बोलती है कि आज सुबह जब हमने कपड़ों की पैकिंग की तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से कैसे फट गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फैशन शो को ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे कपड़ों के बगैर ही ये शो होना चाहिए। मीदाम और टेहा योनवू के इस डिसीजन से खुश नहीं होते, इसलिए योनवू कहती है कि मैं आधे घंटे में नया आउटफिट बना सकती हूँ। तो टेहा कहता है कि ठीक है, मैं 30 मिनट के लिए ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तब तक तुम नया आउटफिट बना लो। और योनवू इन्हीं फटे हुए कपड़ों से नया आउटफिट बनाना शुरू कर देती है। फैशन शो डिले होने की वजह से दादाजी इरिटेट होते हैं और वो टेहा को कहते हैं कि तुम्हारी इन गलतियों की वजह से मिन को आगे जाने का रास्ता मिल रहा है। टेहा कहता है कि फैशन शो को देरी हो गई है, लेकिन मैं योनवू को मौका देना चाहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, फैशन शो अच्छे से हो जाएगा। और दादाजी इरिटेट होकर कहते हैं तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे परवाह नहीं। और दादाजी वहां से चले जाते हैं। दादाजी के वहां से जाने के बाद हाना टेहा को आकर पूछती है कि क्या योनवू तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने दादाजी के खिलाफ जा रहे हो? मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तुम्हें मुझे एक मौका तो देना चाहिए। तो टेहा उसे कहता है कि तुम कौन होती हो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली, आज के बाद मुझसे ये फालतू की बातें मत करो। और टेहा वहां से चला जाता है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि हाना दिन रात 24 घंटे ऑफिस में काम करती थी, वो अपने प्रोजेक्ट्स को 100% देती थी और वो हमेशा अपना लंच अकेले करती थी क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था ऑफिस में। एक दिन टेहा ने हाना की इस मेहनत को नोटिस किया, उसे प्रमोशन दिया, उसे अपने साथ लंच करने के लिए बुलवाया। और उस मोमेंट में हाना को लगा कि शायद टेहा भी उसे पसंद करता है, लेकिन आज हाना को पता चल रहा है कि टेहा को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ये सिचुएशन हाना के लिए एक धोखे की तरह है। एनीवेज योनवू का नया आउटफिट बनने के बाद फैशन शो शुरू हो जाता है। सबको वेस्टर्न और ट्रेडिशनल का फ्यूजन पसंद आता है, सबको कॉन्सेप्ट पसंद आता है, सबको योनवू के कपड़े बहुत पसंद आते हैं और ओवरऑल फैशन शो अच्छे से खत्म हो जाता है। फैशन शो खत्म होने के बाद टेहा बैक स्टेज होता है जब अचानक से उसके दिल में दर्द होने लगता है और उसके सामने से चल के आती है चॉन। चॉन के करीब आते ही टेहा को 19वीं सदी के टेहा और योनवू की मेमोरीज दिखती है, उनकी यादें दिखती है, उनकी मोमेंट्स दिखती है और टेहा को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। और चॉन जाने से पहले टेहा को कहती है यही है वो डेस्टिनी, यही है वो डेस्टिनी जो फिर से एक बार रिपीट होने वाली है। यहाँ मिन और उसके साथी मिलकर बात करते हैं और आदमी मिन से पूछता है कि तुम्हें आज टेहा को हेल्प करने की क्या जरूरत थी। मिन हंसते हुए कहती है क्योंकि मैं मेरे ससुर जी का खून खौलते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे ससुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि टेहा ने मुझसे मदद ली और दूसरी किसी सिचुएशन में टेहा मेरी हेल्प एक्सेप्ट भी नहीं करता, लेकिन आज का दिन अलग था। आज वो योनवू को खुश रखना चाहता था, वो योनवू के कपड़ों को स्टेज पे लाना चाहता था, इसलिए उसने मेरी हेल्प एक्सेप्ट कर ली। मेरे ससुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनका लाडला पोता उनके खिलाफ जा रहा है योनवू को सपोर्ट करने के लिए और इस सिचुएशन में सिर्फ मेरा ही फायदा होगा। मिन का साथी कहता है कि एक और चीज़ है जिससे तुम्हें फ़ायदा हो सकता है। मैं बहुत दिनों से टेहा का पीछा कर रहा हूँ और मुझे दिखा कि टेहा हार्ट की गोलियां ले रहा है। टेहा की मम्मी की मौत किसी हार्ट की बीमारी की वजह से ही हुई थी। और ये बात सुनकर मिन स्माइल करने लगती है क्योंकि उसे एक और मौका मिल गया है टेहा को ख़त्म करने का। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि हेयोंग दादाजी से मिलने गई है और अब हमें दिखाया जा रहा है कि हेयोंग को कुछ गुंडों ने पकड़ के एक सुनसान से जंगल में लाया है और हेयोंग चिल्ला रही है कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। चेयरमैन ने तो कहा था कि वो मुझे पेरिस भेजने वाले हैं। और ये सीन देखकर हम समझ जाते हैं कि दादाजी जितने इनोसेंट दिखते हैं उतने इनोसेंट वो है नहीं, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा शातिर है। या फैशन शो खत्म होने के बाद योनवू बहुत खुश होती है क्योंकि उसका 19वीं सदी का जो सपना था कि वो कपड़े बनाए, वो कपड़े बेचे, वो 2023 में आने के बाद सच हो गया है। टेहा जिसने अभी अभी चॉन की वजह से 19वीं सदी के सीन्स देखे, वो योनवू से बात करने आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पति के गुजरने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ हुई और मुझे तुम्हारे डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट में अब विश्वास होने लगा है। मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हारे पति से कभी भी कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। योनवू कहती है कि तुम्हें कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पति के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत दुखी थी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे वजह से मुझे जीने की वजह मिल गई है, तुम्हारे वजह से मुझे मेरे सपनों को हासिल करने की स्ट्रेंथ मिल गई है। तुम मेरे पति की तरह दिखते हो लेकिन तुम मेरे पति की तरह हो नहीं। तुमने मुझे मौका दिया है मेरी डेस्टिनी बदलने का, मेरी ज़िंदगी बदलने का। और ये बात सुनते ही टेहा योनवू को किस कर लेता है और यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।